नमस्कार। अब हम प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस जिसको ट्रांसलेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसलेशन है क्या। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा। जैसे डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाता है, उसको कहते हैं डीएनए से अगर डीएनए बनता है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। अगर डीएनए आरएनए बनाता है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए यानी अगर मैसेंजर आरएनए है और उससे प्रोटीन बनता है यानी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। यानी ये क्लियर हो गया है कि डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और जो आरएनए है आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी जो डीएनए ने आरएनए बनाया था, अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करें तो मैसेंजर आरएनए के अंदर डीएनए के अंदर पाई जाने वाली वो सारी जो सूचनाएं हैं, जो आनुवंशिक सूचना है, जो जीन के रूप में पाई जाती हैं, उस जीन की सूचनाओं को आरएनए के अंदर उसकी कॉपी करना, एक कोड फॉर्म में आरएनए में कॉपी करना, और वह सूचनाएं मैसेंजर आरएनए के रूप में साइटोप्लाज्म में जाकर के और प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी के साथ में अटैच होकर के और प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो अब हम देखते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए है उसमें किस प्रकार से कोड फॉर्म में यह सूचनाएं होती हैं और कैसे उसको पढ़ करके यानी उसका ट्रांसलेशन करके प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो मैसेंजर आरएनए में जैसा कि हम जो जेनेटिक कोड है उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि उसमें जो सूचनाएं होती हैं वो ट्रिपल जो कोड होते हैं उसमें होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, उसके रूप में सूचनाएं पाई जाती हैं। जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है वह किसी एक एमिनो एसिड के लिए सूचना लाता है, यानी एक किसी ट्रिपलेट कोड का मीनिंग होता है एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड, और उसके अंदर किस प्रकार से कोडॉन अरेंज है, उसकी सीक्वेंस कोडॉन की क्या है, उसी सीक्वेंस में जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो उसी सीक्वेंस में संबंधित जो एमिनो एसिड्स है वो भी उसी सीक्वेंस में पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अटैच होंगे। तो उसमें हम देखते हैं जो रिक्वायरमेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस की, वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर था उसमें। तो इसमें हम जो इसकी मैकेनिज्म है वो कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है तो फिर उनको एक सिग्नल मिलता है और उसमें फिर प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वो स्टार्ट जो मैकेनिज्म होती है उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, क्योंकि 20 डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं, उसमें से किस एमिनो एसिड को सबसे पहले पहुंचना है वो तय करता है मैसेंजर आरएनए का फर्स्ट कोडॉन। और मैसेंजर आरएनए का जो फर्स्ट कोडॉन होता है वो होता है AUG या GUG, इन दोनों में से कोई एक कोडॉन रहेगा। जो कोडॉन AUG होता है वह कोडॉन मेथियोनिन के लिए होता है, यानी जो स्टार्टिंग होती है वो मेथियोनिन से होगी। अगर कोई सेल ऐसी है जो प्रोकैरियोटिक सेल है यानी बैक्टीरियल सेल है, तो उसमें जो शुरुआत होगी तो उसमें मेथियोनिन की जगह फॉर्मिल मेथियोनिन होगा, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें मेथियोनिन होगा।
तो AUG जो है वो कोडॉन मैथ्योनिन के लिए है। तो सबसे पहले एक्टिवेशन होगा मैथ्योनिन का। तो एमिनो एसिड जो सिंपल जो रॉ मटेरियल के रूप में साइटोप्लाज्म में पड़ा है, उसके साथ में ATP जो एक ऊर्जा का सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, वह ATP इसके साथ में अटैच होगी और फिर एक एंजाइम इसके साथ में अटैच होगा और उस एंजाइम का नाम है एमिनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज। प्लस इसके साथ में जो मैग्नीशियम आयन है वो भी भूमिका निभाएंगे। तो ये मिल करके इस एमिनो एसिड को एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे जिसमें एमिनो एसिड जुड़ेगा और ATP टूट करके AMP यानी जो ATP होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में टूट जाएगी और एमिनो एसिड के साथ में अटैच हो जाएगी। साथ में यह जो एंजाइम है एमिनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज, ये मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इसी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। और साथ में जो ATP थी उसकी पायरोफॉस्फेट टूट करके अलग हो जाती है। तो यह जो कॉम्प्लेक्स बना है यह एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है। जैसे यह एक्टिवेटेड एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसके बनने के बाद में फिर दूसरा स्टेप होता है इसका चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर RNA। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी में एमिनो एसिड होता है, ट्रांसफर RNA होता है, मैसेंजर RNA होता है और राइबोसोम होता है। ये सब मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। तो दूसरा स्टेप होता है इसका चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर RNA। जैसा कि ट्रांसफर RNA का स्ट्रक्चर अगर हम सिंपल देखें तो उसके 4 पार्ट होते हैं। इस प्रकार से तो ये जो भाग होता है ये होता है एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। जो फर्स्ट साइड है एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, जो कि CCA और OH यह फिक्स रहता है। तो ये जो OH ग्रुप है इसकी जगह एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH इसकी जगह अटैच होकर के इसको चार्ज करेगा। तो इस ट्रांसफर RNA के साथ में जो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जैसे ही इसके साथ में अटैच होगा तो सिर्फ जो एमिनो एसिड है वो इसके साथ में अटैच होगा और बाकी AMP और एंजाइम इससे सेपरेट हो जाएंगे वापस। और वापस वो जो एंजाइम है वो रीयूज के लिए अवेलेबल रहेगा। तो इस तरह से अगर इसमें जो ट्रांसफर RNA है उसके साथ में जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना था एमिनो एसिड का वो इसके साथ में अटैच होते ही यह चार्ज्ड ट्रांसफर RNA में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें भी जो एक एंजाइम काम करेगा वो करेगा एमिनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज एंजाइम, वह इसमें भूमिका निभाएगा और इसको ट्रांसफर RNA के साथ में अटैच कर देगा। तो ये चार्ज्ड ट्रांसफर RNA हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो काम होगा, नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा वो होगा एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम जो है वो भी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और उसकी साइट जो है वो भी वही होती है। इसलिए अगर हम राइबोसोम की प्रकृति पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में दो जो इसकी जो सब यूनिट होती है उसमें टूटे हुई अवस्था में रहता है, यानी उसकी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट ये अलग अलग रहती हैं साइटोप्लाज्म में जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है, जैसे ही उनको सिग्नल मिलता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो वह भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक्टिव कैसे होगा? तो इसकी जो स्मॉल सब यूनिट है उसके साथ में मैसेंजर RNA अटैच होगा और जैसे ही स्मॉल सब यूनिट के साथ में मैसेंजर RNA अटैच हुआ, अटैच होते ही इसकी जो लार्ज यूनिट है वो भी इसके साथ में अटैच हो जाएगी। जैसे ही लार्ज यूनिट अटैच हुई, अटैच होते ही यह एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं दो उसकी साइट होती हैं राइबोसोम के ऊपर, एक होती है A साइट और दूसरी होती है P साइट और A साइट। ऐसे इसमें दो साइट पाई जाती है। तो इस दो साइट जो होती हैं यहाँ पर ट्रांसफर RNA अटैच होता है। तो ट्रांसफर RNA का जो ये एंटीकोडॉन भाग है
यह मैसेंजर आरएनए के कोडॉन के साथ में जुड़ेगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन है उसके साथ में जुड़ेगा, तो यह एक्टिवेट होकर के और तैयार हो जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट असेंबली ऑफ एमिनो एसिड्स। अब जो फर्स्ट जो एमिनो एसिड है वो इसमें एंट्री करेगा, यानी एमिनो एसिड्स जो इसके जो इनिशिएशन फैक्टर हैं, जो एंजाइम है उसके साथ में मिलकर के एक्टिवेट होंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन को शुरू करेंगे। तो शुरू करने के लिए जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा फिर इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो एमिनो एसिड्स हैं वो इकट्ठे हो गए और फिर एमिनो एसिड जो पर्टिकुलर कोडॉन है उसके स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स होते हैं तो वो हो गए। उसके बाद में जैसे ही इसका जो फर्स्ट जो इनिशिएशन कोडॉन है, जो स्टार्ट कोडॉन है, वह जैसा कि हम जान चुके हैं AUG या GUG, यह अगर कोडॉन होता है तो इसका मतलब है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट करना है। तो जैसे ही यह कोडॉन आएगा मैसेंजर आरएनए का, मैसेंजर आरएनए की जो 5 एंड साइट और जो एंड और 3 एंड जो है, तो 5 to 3 एंड की तरफ यानी उस डायरेक्शन में ये इसको रीड करेगा। तो फर्स्ट जो AUG है तो उसका जो एंटी कोडॉन है वो होगा UAC। यह इसको पढ़ करके और पर्टिकुलर जो ट्रांसफर आरएनए है, जो चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए है, यानी मैथियोनिन को अटैच करके और चार्ज्ड जो ट्रांसफर आरएनए वह सबसे पहले इस P साइट पर आएगा, सबसे पहले इस P साइट पर आएगा जिसमें मैथियोनिन साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आते ही यानी इसको जैसे इसके साथ अटैच हुआ तो इसको पढ़ दिया कि मैथियोनिन, तो ये मैथियोनिन युक्त ट्रांसफर आरएनए इसके साथ में P साइट पर, फर्स्ट जो एंट्री होगी वो P साइट पर होगी, तो P साइट पर आकर के अटैच होगा और अटैच होने के बाद में इसकी शुरुआत होगी। शुरुआत होने के बाद में फिर होती है उस चैन का विस्तार यानी लंबाई में बढ़ना, तो वह होता है फिर इलोंगेशन फैक्टर यानी इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इलोंगेशन जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एक प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, उसके प्रभाव से यह आगे चलता है। तो जो ट्रांसफर आरएनए है उसके साथ में जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एमिनो एसिड है वो जोड़ करके और नेक्स्ट आएगा, क्योंकि नेक्स्ट यह देखा जाएगा कि मैसेंजर आरएनए में सेकंड पोजीशन का जो कोडॉन है वो कोडॉन किस एमिनो एसिड के लिए। सपोज यहाँ पर जो ये कोडॉन है वो प्रोलीन के लिए है, CCU। तो CCU जो कोडॉन है वो प्रोलीन के लिए है, तो प्रोलीन को लेकर के प्रोलीन को अटैच करके जो इलोंगेशन फैक्टर है वो जोड़ करके प्रोलीन और इसके ट्रांसफर आरएनए के, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड स्पेसिफिक होता है, प्रत्येक एमिनो एसिड के लिए अलग ट्रांसफर आरएनए होता है, तो वह ट्रांसफर आरएनए प्रोलीन को अटैच करके और फिर जब एंट्री करेगा तो वो करेगा एंट्री यहाँ पर यानी A साइट पर करेगा। यहाँ इस प्रोलीन को लेकर के A साइट पर एंट्री करेगा। A साइट पर एंट्री करते ही यह जो पहले से यहाँ जो मौजूद है, जो P साइट पर मैथियोनिन को लेकर के जो ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर है उसका मैथियोनिन एमिनो एसिड यहाँ से ट्रांसफर होकर के और जुड़ जाएगा A साइट के ट्रांसफर आरएनए की जो एमिनो एसिड है यानी प्रोलीन है उसके साथ में अटैच हो जाएगा। और ये जो अटैचमेंट होगा वो एक एंजाइम के इन्फ्लुएंस से होगा, और जो एक एंजाइम जो है वो उसको कैटेलाइज करेगा। एंजाइम का नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, जो यहाँ से इस साइट से P साइट से केवल एमिनो एसिड को जो यहाँ पर फॉर्मिल मैथियोनिन है उसको लेकर के और इसके साथ में अटैच करेगा, यानी जो प्रोलीन है उसके साथ में इसको अटैच करेगा। यानी यहाँ जो अब जो है ये डाइपेप्टाइड जो है वो स्ट्रक्चर हो गया, दो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया इसमें। पेप्टाइड बॉन्ड बनने से ये डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर हो गया। इस पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज
एंजाइम के कारण। तो यह यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो बन करके और डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर बन गया। और जैसे ही यहाँ से फॉर्मिल मेथियोनिन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ का जो ट्रांसफर आरएनए है वो फ्री हो जाएगा और यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और जब रिलीज होगा तो उसमें भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि जीटीपी के रूप में एनर्जी काम आएगी और इसको यहाँ से हटा देगी। और एक एंजाइम काम आएगा जिसको कहते हैं ट्रांसलोकेज जो एंजाइम है वो इसको शिफ्ट करेगा यहाँ से दूसरी तरफ। तो इसे ट्रांसलोकेज एंजाइम से यहाँ से ये हटेगा और एनर्जी खर्च होगी। यानी कि अब जो पी साइट है वो खाली हो गई है और केवल ए साइट पर डाइपेप्टाइड 2 एमिनो एसिड युक्त श्रृंखला मौजूद है। यह साइट खाली हो गई। जैसे ही यह साइट खाली होगी तो ये जो ट्रांसफर आरएनए वो अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पी साइट पर और ए साइट खाली हो जाएगी। ए साइट जैसे ही खाली होगी तो दूसरा जो पर्टिकुलर जो मैसेंजर आरएनए है उसके अनुसार कौन सा कोडॉन है, किस एमिनो एसिड के लिए कोडॉन है। सपोज यहाँ आगे जो है वो सेरीन के लिए है तो सेरीन को लेकर के यहाँ आएगा, आर्जिनिन के लिए है तो आर्जिनिन को लेके यहाँ आएगा, वेलिन के लिए है तो वेलिन का लेकर के आएगा। इस तरह से जो भी एमिनो एसिड का कोडॉन है मैसेंजर आरएनए में उसके अनुसार ट्रांसफर आरएनए वापस ए साइट पर आएगा, क्योंकि ये ए साइट खाली होगी। ये जो डाइपेप्टाइड युक्त ट्रांसफर आरएनए शिफ्ट हो गया पी साइट पर, ए साइट खाली हो जाएगी। जैसे ए साइट खाली होगी दूसरा एमिनो एसिड यहाँ लेकर के ट्रांसफर आरएनए आएगा। जैसे यहाँ पर आएगा तो ये जो यहाँ जो दोनों जो डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर है वो वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये 3 बन जाएंगे। ऐसे लगातार जो है इसमें इलोंगेशन होता रहेगा और यह इलोंगेशन जो है चलता रहेगा। और जो इलोंगेशन फैक्टर जी है वो एक तरह से ट्रांसलोकेज का काम करेगा, यानी ये फैक्टर जैसे आएगा तो इस जो ट्रांसफर आरएनए है उसको दूसरी जगह शिफ्ट करने का ये काम करते हैं जीटीपी के साथ में एनर्जी लेकर के, जीटीपी से एनर्जी लेकर के और शिफ्ट करेगा। तो इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन की लंबाई बढ़ती जाती है। लगातार जो मैसेंजर आरएनए के कोडॉन है उसकी सीक्वेंस के अनुसार उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए लगातार एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे और फिर लास्ट में जो है आता है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो मैसेंजर आरएनए के अंदर जितने जो कोडॉन थे, जो एक जीन के अंदर जो कोडॉन जितने होते हैं, जितने संख्या के अंदर कोडॉन है वो सारे के सारे यूज हो गए। और उसके बाद में सपोज वहाँ पर जो कोडॉन है वो UAA, UAG या UGA, इन तीनों में से कोई भी एक कोडॉन आ जाता है तो ये जो कोडॉन होते हैं जैसा कि हम जानते हैं ये नॉनसेंस कोडॉन कहलाते हैं, यानी ये किसी भी एमिनो एसिड के लिए नहीं होते हैं, इसलिए किसी भी एमिनो एसिड के लिए नहीं है। इसलिए जैसे ये कोडॉन आएंगे कोई भी एमिनो एसिड नहीं आएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन जो फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए इनको स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन भी कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। और जैसे ये आएगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेट हो जाएगी, यानी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और फिर जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है वो एक युवा चेन होगी जिसको नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और उसमें फिर मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनाने में वो डायरेक्ट भाग नहीं लेगी, पहले उसमें मॉडिफिकेशन होगा। उसमें किस एमिनो एसिड की आवश्यकता है, किसकी नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको काट करके अलग कर दिया जाएगा, आवश्यकता है उसको रहने दिया जाएगा, और कोई है तो उसमें एडिशन हो सकता है। इस प्रकार से उसमें मॉडिफिकेशन होकर के फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, जो कि जो हमारा जो सेल है, सेल के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी बॉडी होती है, वहाँ पर ये सारी प्रोसेसिंग का काम होता है। प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद में पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद में
सेल में या बॉडी में कहाँ पर ऐसे प्रोटीन की आवश्यकता है, उसके अनुसार वहाँ उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जो कई सारे फैक्टर मिलकर के इसको पूरा करते हैं। धन्यवाद।